साथियों, अधिगम प्रकरण में हम परिभाषाएं जो की हैं उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं परिभाषाएं आपने याद कर ली होगी। वुडवर्थ की दो परिभाषाएं, गिलफोर्ड की परिभाषा, हिलगार्ड की परिभाषा, क्रोनबेक गैस की परिभाषा, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर की परिभाषाएं आपने तैयार की होंगी। अब मैं आपको जो है आगे बताने जा रहा हूं कि प्रश्न जो बनते हैं, प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। परिभाषा के अंदर से तो मुख्यतः यही बनता है कि कौन सी परिभाषा किससे संबंधित है, आपको शब्दों को जोड़ करके सीख लेना उसको। अब एक थ्योरी का प्रश्न बनता है कि अधिगम है क्या, और उसके लिए हमें अधिगम की विशेषताएं तैयार करनी होंगी। तो मैं अधिगम की जो है विशेषताओं की बात करूं, अधिगम जो है इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो आपको पॉइंट वाइज कुछ महत्वपूर्ण बातें परिभाषाओं की ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या है, जो अधिगम है ये एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, सतत का मतलब है गतिशील, लगातार चलने वाले। ये सीखना लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। हम किसी भी माध्यम से सीखते रहते हैं, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये एक गतिशील प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात, जो अधिगम है वो हर जगह होता है, यानी कि अधिगम एक सार्वभौमिक कंसेप्ट है, सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये संसार के हर कोने में जो सीखने की प्रक्रिया है वो सदैव चलती रहती है, चाहे वो कहीं भी हो। तो पृथ्वी के हर कोने कोने में अधिगम पाया जाता है, ये स्थिति रहती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अधिगम विकास का एक प्रक्रम है। विकास का एक प्रक्रम है, ये हमें ध्यान रखना है। अधिगम विकास का एक क्या है, प्रक्रम है। वुडवर्थ की परिभाषा आपने याद की, नवीन जो है ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना, तो विकास वाली भी उन्होंने कही थी। तो विकास का एक प्रक्रम है, विकास की एक प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखना है। फोर्थ बात है, अधिगम जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। आपसे पेपर में प्रश्न आएगा अधिगम केवल शारीरिक प्रक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक मानसिक। अधिगम हमेशा विवेकपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम विवेकपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अधिगम है क्या, आपको पता है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन का नाम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, है ना, याद कर लेना ये परिभाषा। व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ये परिभाषा परिवर्तन का नाम है। अधिगम क्या होता है, अधिगम अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण, है ना, से होने वाला परिवर्तन। ये तो परिभाषाएं आएगी सारी की सारी, होने वाला परिवर्तन है, ये भी ध्यान रखना है। अधिगम जो होता है ये वातावरण की उपज है। अधिगम वातावरण की उपज है, यानी कि जन्मजात स्थिति नहीं रहती, यानी ये एक अर्जित प्रक्रिया है। हम ऑब्लिक में ये भी याद कर सकते हैं, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, एक अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब, सीखने का मतलब होता है परिस्थिति से अनुकूलन करना। जैसे कि पावलोव ने कहा है, तो अपने को वो परिभाषा, वो उससे अपने को एक विशेषता निकाल लेनी है कि अधिगम जो है, अधिगम वातावरण से क्या है भाई, अनुकूलन होता है। ये परिभाषा हमने निकाल ली है, ये भी हमें निकाल लेनी है। अब हम बात करते हैं कि अधिगम जो होता है ये व्यक्तिगत भी होता है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। व्यक्ति जब एकांत में होता है तो अपने ख्यालों, अपने चिंतन शक्ति से कुछ न कुछ सीखता रहता है, और समाज में रह करके तो वो सीखता ही सीखता है अपने अनुभवों के माध्यम से। तो ये भी एक विशेषता ध्यान रखना। ये
विशेषताएं जो है, प्रश्न कैसे आएगा, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन अनुचित है, वो थ्योरी से प्रश्न इस प्रकार बनेंगे। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि अनुकूलन का नाम अधिगम है, एक अर्जित प्रक्रिया होती है, सार्वभौमिक होती है, लगातार चलती रहती है ना। ये चीजें विकास का एक भाग है, मानसिक प्रक्रिया ये एक है, और उद्देश्यपूर्ण और विवेकपूर्ण ये चीज रहती है। ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब मैंने कल अधिगम जो है उसकी कुछ 4 शर्तें बताई थी आपको, है ना, आपने वो याद कर ली होंगी। लेकिन अधिगम के कुछ चरण होते हैं, जिसे हम पद कह सकते हैं, जिसे हम सोपान कह सकते हैं। तो हमें अधिगम के सोपान की मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए कि अधिगम के कौन कौन से सोपान होते हैं, तो पहली चीज तो ध्यान रखनी है कि एक अभिप्रेरित व्यक्ति होना चाहिए। अभिप्रेरित व्यक्ति या प्राणी का क्या होना, पहली शर्त तो ये है। मैं बता रहा हूं अधिगम के चरण या सोपान, तो पहली चीज तो अभिप्रेरित व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। दूसरा चरण क्या आएगा, वो है बाधा का होना। बाधा का होना, ये स्थिति आएगी जब अधिगम की प्रक्रिया गुजरेगी, तो उसमें ये दूसरा दौर है। तीसरी स्थिति ये रहेगी कि अभिप्रेरित व्यक्ति है, उसके सामने चुनौती है, बाधाएं हैं, अब वो उसको हल करने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करेगा। तो बहु प्रतिक्रिया का होना, बहु प्रतिक्रिया का होना, ये करेगा अप्रेरित व्यक्ति। आप ही अभ्यास कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और उसके बाद खोजेगा एक सही प्रतिक्रिया। सही प्रतिक्रिया का वो कर लेगा चयन, सही प्रतिक्रिया का चयन कर लेगा वो, और जब सही प्रतिक्रिया का चयन हो जाएगा तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यह है हमारा 5वां चरण। तो अधिगम की विशेषताएं तो ये ध्यान रखनी है मुख्यतः, और फिर अधिगम के चरण या सोपान पूछे तो पहला चरण क्या है, अभिप्रेरित व्यक्ति का होना, फिर उसके सामने चुनौती या बाधा का होना, फिर उसके द्वारा बहुत सारी क्रियाएं करना, उन क्रियाओं में एक सही क्रिया को प्राप्त कर लेना, और उसी क्रिया के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना। तो ये हमारे हो गए सोपान। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्न ज्यादा निकलते हैं वो निकलते हैं कि अधिगम वक्र क्या है, पठार क्या है, छोटे छोटे कंसेप्टों से प्रश्न निकलते हैं। मैं अधिगम पठार के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं कि अधिगम पठार क्या होते हैं। अधिगम पठार, अधिगम पठार देखिए, अधिगम पठार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारी जो सीखने की गति है उसमें न तो उन्नति होती है न अवनति होती है। हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा सीखना जो है वो ठहर सा गया है। कभी कभी आपको ऐसी अनुभूति होती होगी कि आज तो मैं खूब याद कर रहा हूं पर मुझे याद नहीं हो रहा। आज क्या हो गया है, आज बिल्कुल भी काम गतिशील नहीं हो रहा। मैं इतना अध्ययन कर रहा हूं लेकिन आज तो एक ठहराव सा लग रहा है। रोस नामक विद्वान है, वो कहते हैं कि अधिगम जो पठार है ये सीखने की एक ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें अधिगम की गति में न तो उन्नति दिखाई देती है न अवनति दिखाई देती है। एक स्थायित्व जो है वो दिखाई सा देने लग जाता है। तो यहाँ पे अधिगम पठार में हमें रोस की परिभाषा याद कर लीजिए तो आपको पठार का मतलब पता चल जाएगा। रोस क्या कहते हैं कि जो ये अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषता है, अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषता है, पठार अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें होता क्या है, अधिगम गति में न तो उन्नति न ही अवनति दिखाई देती है, न ही अवनति दिखाई देती है। यह स्थिति देखने को मिलेगी। कहने का मतलब कि जब हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस स्टेज में एक सीधी रेखा जो है हमें दिखाई देगी। ये सीधी रेखा जो है इस बात को दर्शाती है कि हमारे अध्ययन में एक ठहराव जो है वो आया है, जिसे हम पठार की संज्ञा दे सकते हैं। तो एक ठहराव हो गया ये। आखिरकार ये पठार आते कब? प्रश्न ये बनेगा कि पठार आते कब? तो नाइट नामक विद्वान कहते हैं कि जब हम एक स्थिति में होते हैं, एक अवस्था में होते हैं अधिगम की, तो उस अवस्था से जब हम किसी दूसरी अवस्था की ओर गति करते हैं तो पठार का आगमन होता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाने पर होता है, ऐसा उनका मानना है विद्वान नाइट्स का। लेकिन
ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने शोध में पता लगाया है कि जब पठार एक ऐसी अवस्था में आते हैं जब द्वितीय अवस्था चल रही होती है और वो समाप्त होती है और अंतिम अवस्था या मध्य अवस्था, द्वितीय अवस्था के बाद मध्य अवस्था के आसपास हम पहुंचते हैं, तो पठार तब आते हैं। द्वितीय अवस्था की समाप्ति पर और मध्य अवधि में पठार आते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पठार का स्थान अधिगम में कहां है, तो ध्यान रखना है द्वितीय अवस्था की समाप्ति पर और मध्य अवधि के आसपास पठारों का आना अधिक रहता है। पठार आप समझ गए होंगे कि सीखने की गति के अंदर एक ठहराव को दर्शाता है ना, वो पठार होता है। अब प्रश्न बनता है, क्या हम पठारों को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं? क्या अधिगम पठार पूर्णतः नष्ट हो सकते हैं? तो सोरेनसन नामक विद्वान है, वो कहते हैं कि अधिगम जो पठार है उनकी मात्रा में, उनकी अवधि में हम कमी ला सकते हैं, लेकिन अधिगम पठारों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, नोट कीजिए इस बात को। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है सोरेनसन की। क्या कहते हैं सोरेनसन? कि पठारों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, इनकी मात्रा और आने की जो अवधि है उसको कम किया जा सकता है, इतना हम कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की अधिगम जो गति है उससे पठार को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये सोरेनसन की परिभाषा है, ये भी हमें आप नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण बात। और पठार का मैंने पठार की परिभाषा बता दी आपको, पठार आते कब है, निश्चित स्थान बता दिया मैंने, और पठार के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, पठार अधिगम पठार कभी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनकी मात्रा और अवधि को कम किया जा सकता है। एक व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, बार बार उसको लगता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, हालांकि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन एक ठहराव सा आ चुका है उसके अध्ययन गति में, तो ये अधिक मात्रा में आ रहे हैं, तो इसको कम किया जा सकता है। और कम कैसे किया जा सकता है? कम करने का इलाज इतना है कि इसके जो कारण है उन कारणों को हम दूर कर लें। आखिरकार पठार आते क्यों हैं? अगर हम कारणों को दूर कर लेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि पठार की स्थिति जो है, पठार को कैसे कम किया जाए, अधिगम पठारों को। तो आइए मैं आपको अधिगम पठार के जो कारण हैं उनके बारे में डिटेल से, अधिगम पठार के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं। अधिगम पठार आने के कारण, तो कारणों की हम बात करें तो पहली बात आती है सीखने की विधि। सीखने की विधि, सीखने की विधि अगर गलत है, अनुचित है ना, तो अनुचित विधि यदि हम अपनाएंगे तो ऐसी स्थिति में पठार आने की संभावना ज्यादा रहेगी। उदाहरण के लिए हम किस तरीके से सीख रहे हैं, यदि हम किसी चीज को सीखने की तरीका अनुचित है और अनुचित तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे अधिगम पठार आएगा। आप स्कूलों के अंदर कई बार ऐसे होता है, पढ़ाते पढ़ाते जो अध्यापक है वो टीपीटी विधि का सहारा ले लेता है। टीपीटी का मतलब है कि तू पढ़ और तू ही सुन, टीपीटी विधि। ये कई बार देखने को मिल जाता है कहीं कहीं, टीपीटी विधि, तू पढ़ और तू ही सुन, अर्थात अध्यापक आराम से आराम करता है और बच्चे खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही सुनते हैं। ऐसी स्थिति जब बनती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अधिगम जो है वो पठार आने की संभावना ज्यादा रहेगी, अनुचित विधि है। यह है कि मैं पढ़ूं और तुम सुनो और बीच बीच में व्याख्या की जाए, तो वो विधि ज्यादा कारगर अध्यापक के लिए सिद्ध होती है। तो सीखने की या सिखाने की विधि बेहतर होना बहुत जरूरी है, ये बात है। दूसरी बात है आदतों का टकराना। आदतों का टकराना, जब आदतें टकराती हैं तो अधिगम में ठहराव आता है, पठार आता है। कैसे? आपने पहले जो सीखा है और अब जो नया सीख रहे हो, पहले से सीखा हुआ ज्ञान आज के ज्ञान में बाधा डाल रहा है, उस बाधा के कारण हमें असहजता होती है और हमें लगता है कि एक ठहराव आ चुका है। तो आदतों का टकराव, ये ध्यान रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है परिपक्वता का अभाव। परिपक्वता का अभाव, तो परिपक्वता का अभाव होगा तो पठार आ सकते हैं कि हम मतलब कि उस चीज के उस स्तर के लेवल के हैं, यानी हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति जिस स्तर पर हम सीख रहे हैं उस स्तर के समकक्ष है या नहीं। यदि उसमें भिन्नता है योग्यता में और उस लक्ष्य की तरफ, उसके उद्देश्य की तरफ भिन्नता है, तो ऐसी स्थिति में पठार आने की संभावनाएं रहती है। तो ध्यान रखेंगे, एक परिपक्वता कारण भी है जो पठार का कारण बनता है। समस्या का जटिल होना हो सकता है। देखिए, समस्या का जटिल होना,
समस्या की जो प्रकृति है वो कैसी है। अगर प्रकृति साधारण है, सामान्य है, मध्यम है, तो अधिगम पठार आने की संभावना कम रहती है। अगर जो समस्या है उसकी प्रकृति गहरी है, गंभीर है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ठहराव आए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेरणा की कमी। प्रेरणा की कमी, ये बात भी हो सकती है। देखिए दोस्त, प्रेरणा की कमी, हमारे अंदर उस कार्य को करने की कितना ललक है, कितना उत्साह है ना, कितनी उमंग है, और उस चीज को हम कितना करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, ये बात महत्वपूर्ण करती है पठार को रोकने में। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम किसी कार्य के प्रति जितने अभिप्रेरित होंगे, उस कार्य की गतिशीलता उतनी ही उच्च कोटि की होगी। तो प्रेरणा का अभाव एक कारण हो सकता है पठार आने का, यह हमें ध्यान रखना है। किसी समस्या के एक अंग पर अधिक ध्यान देना। कोई समस्या आई, उसके एक अंग पे यदि हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो पठार की स्थिति बना दे। हम कोई चीज पढ़ने लग गए, मैं पढ़ने लगा हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र पढ़ने लगा, या मैं व्याकरण पढ़ने लगा, मैं उसी टॉपिक के अंदर एक टॉपिक ले लिया, उसी की गंभीरता में ज्यादा से ज्यादा खो गया, तो वहां उबाऊपन के कारण हो सकता है कि अधिगम स्थायित्व, अधिगम स्थिरता का रूप उभर कर आ जाए। ये स्थिति रह सकती है। शारीरिक सीमा हो सकती है, शारीरिक सीमा, थकान कारण हो सकता है। देखिए, है ना, हम जब कोई चीज करते हैं तो हमारा शरीर जो है उसकी सीमाएं हैं, हमारा फिजिकल जो है वो एक हद तक ही हमें सपोर्ट करता है। देखो, मानसिक शक्तियां असीम है, लेकिन शारीरिक जो ताकत होती है वो सीमित होती है। आपका 1 महीने में टाइपिंग टेस्ट है, 1 महीने में आपको अपनी टाइपिंग बहुत ही शानदार करनी है। आप कंप्यूटर के ऊपर उंगलियां चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं, देखिए 8-8 घंटे उंगलियां चला रहे हैं, तो आपकी उंगलियां भी जवाब दे जाएंगी। आपको लगेगा कि इससे आगे मेरे जो शब्द की गति है वो बढ़ क्यों नहीं रही है। मैंने 20 शब्द जो हैं वो इतने 5 सेकंड के अंदर 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में कंप्लीट किए, लेकिन अब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हाथों की जो गति है वो रुक चुकी है। तो शारीरिक, इंसान की शारीरिक सीमाएं होती हैं और उससे उसको थकान आती है। तो थकान और शारीरिक सीमा एक कारण हो सकता है, ये ध्यान रखना है। कार्य में मिलने वाली विफलता, कार्य में मिलने वाली विफलताएं, असफलताएं। तो कोई भी हम कार्य करते हैं, उसमें उस लक्ष्य, उस उद्देश्य को पाने की कोशिश करते हैं, उसको नहीं पा पाते, उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तो थोड़ी हताशा, निराशा होती है। ऐसी स्थिति में पठार की संभावनाएं ज्यादा रहती है, ये ध्यान रखें। तो नेक्स्ट है सीखने की जो विधि है, उस विधि में निरंतर हम परिवर्तन करते हैं। सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन, आज हमने इस पैटर्न से सीखा, कल फिर नया पैटर्न, फिर तीसरे दिन नया पैटर्न, ऐसी स्थिति रहती है। आपकी मौलिक पैटर्न बनाइए, जो मौलिक है आपका, जिस शैली से आप सीखते हैं उसी शैली से सीखिए। मैं सीखता हूं, एक पेज लिया मैंने, उसको अध्ययन किया, उसको पढ़ा मैंने, और जो महत्वपूर्ण बात है उसको मैं दाएं बाएं उसी पेज पे लिख लेता हूं, और उस पेज में जितने क्वेश्चन बने उनको क्रमांक लगा लेता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। उस पेज में शायद 5 क्रमांक, 5 क्वेश्चन अच्छे बने हैं, और कोई कठिन शब्द होता है, कोई कठिन बात होती है, उसको मैं साइडों में लिख लेता हूं। ये मेरा पैटर्न है, मेरे सीखने की तरीका है। तो ये शैली आप जो अपनाओ, उसमें परिवर्तन न करें, जो आपका मौलिक है उसी पर ही आप लगातार चलते रहें, तो पठार कमाएंगे। नेक्स्ट है रुचि है, हमारी अस्वस्थता है, हमारे अंदर उत्साहहीनता है ना। ये चीजें जो है प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि निराशा आ गई किसी चीज की, तो ये चीज, ये कारण और छोटे मोटे हो सकते हैं। तो आपको इसके अंतर्गत ये बातें, महत्वपूर्ण बातें जो मैंने बता दी है, उनको आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी हो सकता है कि आपकी पारिवारिक जो वातावरण है, पारिवारिक कठिनाइयां हैं, वो भी आ सकती हैं इसके अंदर। पारिवारिक कठिनाइयां, और सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूं कि एक थोड़ा सा दूषित जो वातावरण है वो भी अधिगम पठार के अंदर कारण बन सकता है। दूषित वातावरण बन सकता है। देखिए, हमारा फ्रेंड सर्कल्स कैसा है, उनकी थॉट कैसी है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा सा दूषित वातावरण भी अधिगम को रोकने में बाधक हो सकता है। और दूसरी चीज, पारिवारिक कठिनाइयां भी हो सकती हैं। घर में जो चुनौतियां हैं, मुसीबतें हर घर में हैं, हर परेशानियां हर जगह है, लेकिन वो ज्यादा आती हो जाए तो ऐसी स्थिति में पठार की संभावनाएं बन जाती है। हालांकि अधिगम रुकता नहीं है, अधिगम चलता रहता है, लेकिन एक कुछ क्षण के लिए ठहराव आ जाता है, और ये ठहराव
किन कारणों से आता है, मैंने बोर्ड के ऊपर कारण आपको बता दिए हैं। इन कारणों से यदि हम मुक्ति पाले तो पठारों की संख्या में और उसकी अवधि में क्या कर सकते हैं, हम कमी कर सकते हैं, जैसा कि सोरेनसन ने कहा है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारा एक प्रकरण अधिगम पठार की परिभाषा, अधिगम पठार का स्थान, अवधि और अधिगम पठार के जो कारण है वो हो चुके हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं यहीं पे बताना चाहूंगा, वो है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और देखिए आप, अधिगम वक्र क्या होता है, इस पर प्रश्न भी आते हैं। अधिगम वक्र एक ऐसा आरेख होता है, आरेख वक्र होता है, एक आरेख चित्र होता है जो इस बात को दर्शाता है कि अधिगम की जो मात्रा है, उसकी जो गति है वो कैसे हुई है, उसको दर्शाने वाला एक चित्र है कि अधिगम जो है कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, या एक सरल सीधा चल रहा है। तो गति और मात्रा को दर्शाने वाला एक आरेख चित्र क्या कहलाता है भाई, अधिगम वक्र कहलाता है। ये अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं, पेपर में ये प्रकार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला है सरल रेखीय अधिगम वक्र, सरल रेखीय अधिगम वक्र। दूसरा है धनात्मक अधिगम वक्र। तीसरा है ऋणात्मक अधिगम वक्र। और देखिए सरल रेखीय अधिगम वक्र, धनात्मक अधिगम वक्र और ऋणात्मक जो अधिगम वक्र है वो। एक है सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र, सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र, ये ध्यान रखना। अब ये जो अधिगम वक्र हैं, इन अधिगम वक्रों के 4 अधिगम वक्र होते हैं जो बता रहे हैं कि अधिगम वक्र है, इसको कहते हैं शून्य त्वरित वक्र, शून्य त्वरित वक्र इसको कहते हैं। ये जो धनात्मक है इसको कहते हैं उन्नतोदर अधिगम वक्र, उन्नतोदर, ये नाम भी ध्यान रखना। देखिए दूसरा नाम है उन्नतोदर। ये ऋणात्मक जो है इसको कहते हैं अवनतोदर। अवनतो यानी अवनत का मतलब जानते हैं, पतन होता है तो नीचे की ओर आना, अवनतोदर। सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र का नाम है मिश्रित अधिगम वक्र, ये नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मिश्रित अधिगम वक्र या सर्पिल आकार का अधिगम वक्र, ये उपनाम अपने को ध्यान रखने हैं। जैसे मान लीजिए सीखने की गति जो है वो एक सीधी रेखा में जा रही है, तो हम इसे नाम देंगे सरल रेखीय अधिगम वक्र, क्योंकि एक सीधी रेखा में अधिगम गमन कर रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी तरफ यदि अधिगम की गति लगातार ऊंचाइयों को छू रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो हम कहेंगे उन्नतोदर या धनात्मक अधिगम वक्र की सीखना जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अगर अधिगम की स्थिति आपके सामने ऐसी हो जाए कि नीचे की ओर आ रही है, पतन की ओर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ऋणात्मक अधिगम वक्र या अवनतोदर अधिगम वक्र, जब गति क्या है नीचे की ओर आ जाए, ये ध्यान रखना है। अगर यही अधिगम की स्थिति अगर कभी ऊपर कभी नीचे का बहाव दिखाई दे, तो हमें ध्यान रखना है ये जो अधिगम वक्र बनेगा ये बनेगा सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र या मिश्रित अधिगम वक्र। तो ये थोड़ा सा अधिगम वक्र के बारे में, कितने प्रकार के होंगे भाई, 4 प्रकार के अधिगम वक्र होंगे। सरल रेखीय है, धनात्मक है, ऋणात्मक है और सीढ़ी नुमा सर्पिल आकार का अधिगम वक्र होता है। बताता है जो कि गति कैसे हो रही है सीखने की, और इनके उपनाम ध्यान रखने हैं। पहला शून्य त्वरित है जो, दूसरा है उन्नतोदर, फिर अवनतोदर, और अंतिम जो है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने बातें निकल कर रही। तो आज की क्लास में इतना ही। छोटे छोटे प्रकरणों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। परिभाषाएं हमने तैयार की, अच्छी परिभाषाएं, आप उसको अभ्यास कर लीजिए, थोड़ा सा आपको तैयार हो जाएंगे, मेरा मानना है। चलो टिप्स के लिए आज एक परिभाषा और बता देता हूं कि क्रो नामक विद्वान है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि जो अधिगम होता है वो आदतों, रुचियों, इच्छाओं, अभिवृत्तियों का अर्जन करना होता है। क्रो एंड क्रो ने अधिगम की परिभाषा दी। एक छोटी सी परिभाषा याद करा देता हूं चुटकियों में कि अधिगम जो होता है वो आदतों, रुचियों, इच्छाओं, अभिवृत्तियों का अर्जन करना है। अर्जन करना, अर्जन करो, अर्जन करो, अर्थात क्रो एंड क्रो, अर्जन करो यानी क्रो एंड क्रो। तो अर्जन करो जहां आएगा वहां समझ लीजिए कौन आएगा विद्वान, क्रो एंड क्रो आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।